नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 29 करेंगे। इसका पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है पूरा इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि हम टैक्सेशन की बात करेंगे। इनकम टैक्स, टीडीएस, डेफर्ड टैक्स, टीसीएस, इन सभी बातों के बारे में हमें जानना है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे पैन कार्ड के बारे में जानेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका, उसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट का ओवरव्यू लेंगे, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, और उसके बाद में जो टैक्स पेयर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, कंपनियां अलग होती हैं, इंडिविजुअल अलग होते हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, ट्रस्ट अलग होते हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो पैन कार्ड पे छोटी सी बात कर लेंगे। जो है देखिए, पैन कार्ड क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसे अलॉट किया जाता है आपको। पैन कार्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको अलॉट किया जाता है ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शंस और टैक्स पेमेंट वगैरह करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। पैन कार्ड 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, यानी अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें ABCD भी होगा और 1 2 3 भी होगा। आप अपना पैन कार्ड देख लीजिए, इसे इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर दीजिए ताकि जो फर्जी वाले पैन कार्ड इधर उधर दौड़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। जब आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा तो जो फर्जी वाले पैन कार्ड हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस पर्पज से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे किसका, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। एवरी पर्सन हु अर्न्स आर गेट एन इनकम इन इंडिया इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। जो भी व्यक्ति हमारे देश में कमाता है या कोई इनकम करता है, कोई प्रॉफिट करता है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स आर देयर इनकम अर्न इन इंडिया। NRI जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा अगर वो इंडिया में कोई अर्निंग करते हैं तो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द लेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही पावर दी जाती है जिसकी सहायता से सरकार हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है, मैनेज कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है, रिकवर कर सकती है, ठीक है। इसी में ही एक छोटी सी बात ये भी है कि जो फाइनेंशियल बजट होता है हमारा, वो हर साल जो है फरवरी के महीने में प्रेजेंट किया जाता है। जनरली 1 फरवरी को ही प्रेजेंट कर देते हैं, पहली तारीख को, ठीक है। तो फाइनेंस बजट हर साल फरवरी में ही प्रेजेंट किया जाता है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो जो बजट आता है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट, मतलब बजट में ही ये कहा जाता है कि हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या क्या अमेंडमेंट्स करने हैं हमें, और अगर अमेंडमेंट अप्रूव हो जाते हैं तो वो जो है इफेक्टिव हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। इसको फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अभी जो रिसेंट वाला था उसको निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था हमारे पास, हमारे लोगों के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर टीडीएस पे बात करनी, पर उसके पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, सफलता के लिए सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में बस यही डिफरेंस है। जेआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा चीज़ें आती हैं लेकिन कन्फ्यूजन है, आप सफल नहीं होंगे। आपको कम चीज़ें आती हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं, आप सफल होंगे, ठीक है। तो रिपीटेशन, रिवीजन, मैं अपने जो वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको उसी समय ही रिवीजन करवाता हूँ। मेरा पर्पज़ यही है कि जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा दें, 2 बार हो गया, अगली बार फिर आप एक बार देखेंगे तो कुल मिलाकर के आप 4 रिवीजन कर चुके होंगे, तो वो बेहतर रहता है। इसीलिए 1 मिनट का टाइम लगा करके मैं रिवाइज जरूर करवा देता हूँ, ठीक है। तो पैन कार्ड की अगर हम बात करें तो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको अलॉट किया जाता है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर इसे कहते हैं। ये 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी ABCD और 1 2 3 सब शामिल रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। उद्देश्य है कि ताकि जो फर्जी वाले पैन कार्ड हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, खत्म किया जा सके। फिर हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो है बात की। इसमें इंडिया में जो भी व्यक्ति अगर अर्निंग करता है, ठीक है, वो इनकम कमाता है या फिर प्रॉफिट करता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सर्टेन इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स के लिए सब्जेक्ट रहता है, मतलब इनकम टैक्स उस पर लगेगा। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उन पर भी इनकम टैक्स लगता है अगर उनकी इंडिया में कोई अर्निंग हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पावर देता है जिसकी सहायता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है, रिकवरी कर सकती है। फाइनेंशियल बजट जो है हर साल फरवरी महीने में प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और इसी में ही बताया जाता है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में जैसे स्लैब बदलना है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो वो बजट में ही बता दिया जाता है। और अगर वो प्रभावी हो जाते हैं, जो आपके अमेंडमेंट सलाह दी गई, अगर उनको प्रभावी कर दिया जाता है तो वो जो है आपके इनकम टैक्स का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, हमने कर ली। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड एट सोर्स होता है। जब भी आप कोई इनकम करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वहाँ पर टैक्स डिडक्शन किया जाता है। टीडीएस का बढ़िया एग्जांपल आपका इनकम टैक्स में, आप जो है बैंक में जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आप वहाँ देखेंगे आपका टीडीएस काटा जाता है,
टीडीएस। दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, जब भी कस्टमर की एफडी पर इंटरेस्ट अर्न होता है तो उसमें भी टीडीएस काटा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई अर्निंग होती है उस पर जो है सर्टेन अमाउंट काट लिया जाता है टैक्स के तौर पर, उसे ही टीडीएस बोला जाता है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एनी कंपनी आर पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स। सोर्स मतलब जहां शुरू हुआ, जैसे एफडी आपने बनाई, एफडी पर इंटरेस्ट बना, जैसे ही आपकी कमाई हुई तुरंत काट लिया गया। सोर्स यानी कि कमाई शुरू हुई, मेरी एफडी 1 करोड़ की एफडी है, उस पर मुझे जो है 4,000 रुपये का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, उस 10,000 रुपये से सरकार ने 10% काट लिया, मतलब मुझे 9,000 रुपये मिले। तो जहाँ इनकम शुरू हुई वहीं पर ही काट लेना होता है, डिडक्ट कर लेना, इसीलिए इसे बोलते हैं डिडक्ट एट द सोर्स। सोर्स जहाँ शुरुआत हुई वहीं पर ही काट लिया जाएगा। एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ द पेमेंट एक्सीड सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। और अगर लिमिट पार होगी तो ही काटा जाएगा, ठीक है। और कितना % काटा जाएगा ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे सैलरी वाला एग्जांपल दे ही दिया कि टीडीएस आपका सैलरी के केस में कटता है। द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस अप्लाई टू सेवरल पेमेंट्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी। तो इन सभी जगहों पर टीडीएस आपका काटा जाता है। जैसे ही आपने सैलरी कमाई, टीडीएस काट लेंगे। इंटरेस्ट आपको मिला एफडी पे, कोई कहीं से कोई कमीशन मिलेगा तो कमीशन देने से पहले इंटरेस्ट कट चुका हो। ब्रोकरेज आपने कोई कमाया, डिविडेंड आपको पेमेंट मिलेगी, कोई प्रोफेशनल फीस आपने सीए वगैरह प्रोफेशनल फीस लेते हैं तो उन पर इनकम टैक्स, रॉयल्टी वगैरह, इन सब में इनकम टैक्स टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर दिया जाता है। द पर्सन आर द कंपनी दैट डिडक्ट्स द टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट इज कॉल्ड द डिडक्टर। जो कंपनी पेमेंट काटती है उसे डिडक्टर कहते हैं, जिसका कटता है उसे डिडक्टी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। जो व्यक्ति टीडीएस काटता है उसे डिडक्टर कहते हैं, ओआर कहते हैं। और द कंपनी आर पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड डिडक्टी, यानी कि जिसको पेमेंट मिलनी है उसको डिडक्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पीएनबी में काम करते हैं, ठीक है, और आपको सैलरी मिलती है, आप एक एम्प्लॉय हैं, तो पीएनबी यहाँ पर क्या करेगा, आपको 60,000 रुपये जब सैलरी देगा तो उसमें से 5,000 रुपये डिडक्ट कर लेगा। तो पीएनबी ने डिडक्ट कर लिया तो पीएनबी को हम डिडक्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिडक्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? डिडक्टर बोलेंगे। इस डिडक्शन के बाद में 60,000 में से 5,000 घट गए, अब जो 55,000 रुपये आपको मिले तो आपको डिडक्टी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? डिडक्टी बोल दिया जाता है, आपको डिडक्टी बोल दिया जाता है। तो डाउट नहीं रखिएगा, जो टीडीएस काटेगा उसे डिडक्टर बोलेंगे, जिसको टीडीएस कट करके पैसा मिलेगा उसे डिडक्टी बोलेंगे। जैसे एफडी के केस में अगर देख लें, एफडी में कौन डिडक्टर बनेगा? हमेशा बैंक ही डिडक्टर बनेगा, क्योंकि वही टीडीएस काटेगा और टीडीएस काट करके क्या करेगा? सरकार को जमा करेगा। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार को जमा करे, ठीक है। उसके बाद में इट इज डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने भाई टीडीएस काटा है उसकी जिम्मेदारी होती है, डिडक्टर की जिम्मेदारी होती है टू डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। तो ये टीडीएस काटने की जिम्मेदारी डिडक्टर की होती है, अगर ना काटे तो उसकी गलती है, डिडक्टी की जिम्मेदारी यहाँ नहीं होती। जैसे आपको सैलरी मिल रही है, अगर आपका बैंक आपके पैसे ना काटे तो बैंक की गलती है, टीडीएस ना काटे तो बैंक की गलती, आपकी गलती वहाँ पर नहीं मानी जाएगी। और इसको जमा भी करवाना गवर्नमेंट के पास डिडक्टर की ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके बैंक ने आपकी सैलरी से काटा है तो बैंक ही वहाँ पर टीडीएस जमा करेगा। ईच डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अब टीडीएस काटने के लिए आपके पास में पैन नंबर से काम नहीं चलेगा, आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स? टैन नंबर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे पास पैन कार्ड है, क्या मैं टीडीएस काट सकता हूं किसी का? नहीं काट सकते। आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। पहले आप टैन रजिस्टर करवाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में, तभी आप टीडीएस काट सकेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA, यानी कि अगर 194IA के तहत अगर आप जो है टीडीएस काट रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में टैन नंबर कंपलसरी नहीं होता है, अदरवाइज टैन नंबर होना चाहिए। टीडीएस इज लिंक टू टैन ऑफ द डिडक्टर। जो टीडीएस होता है आपका, जो भी आपने टीडीएस काटा है वो कहाँ जाएगा, कहाँ दिखेगा? जिसने काटा है डिडक्टर के टैन नंबर पर दिखाई देगा, ठीक है। और आपके कहाँ दिखाएगा? पैन ऑफ द डिडक्टी, आपके पैन नंबर पर दिखाई देगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि पीएनबी ने 5,000 रुपये काटे, ठीक है, और अपने एम्प्लॉई को 60,000 में से 5,000 रुपये घटा करके 55,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो आपका जो एम्प्लॉई है उसके पैन कार्ड पर 5,000 रुपये दिखेगा कि उसने इनकम टैक्स भर दिया है। क्या दिखेगा? कि एम्प्लॉई ने 5,000 रुपये इनकम टैक्स भर दिया। ये कहाँ दिखेगा? पैन नंबर पर दिखेगा। और जो एम्प्लॉयर है डिडक्टर है, इसके टैन नंबर पर ही
दिखाई देगा कि इसने 5,000 रुपये डिडक्ट किए हैं उस एम्प्लॉई के। ठीक है, क्यों? मैंने बताया ना कि अगर आपको टीडीएस काटना है तो आपका टैन नंबर होना चाहिए। अगर बिना टैन के काम चल रहा होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती ना, तो इसलिए टैन नंबर होगा तभी बात बनेगी। तो टैन नंबर, डिडक्टर के टैन नंबर पर और एम्प्लॉई के जिसको पैसे मिलने हैं उसके पैन नंबर पर ये चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, टीडीएस जो है एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है, पेड बाय द डिडक्टी, यानी एक तरीके का एडवांस टैक्स। मैंने यही तो कहा कि आपके पैन नंबर पर दिखाएगा कि हमारे इस एम्प्लॉई ने जो है या इस व्यक्ति ने 5,000 रुपये एडवांस टैक्स पे कर दिया है। ये एडवांस टैक्स है। हर महीने 5,000 कट के 60,000 रुपये का इनकम टैक्स आपका कट चुका होता है। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ दिखाएगा कि 60,000 रुपये जमा है ऑलरेडी। तो क्या हुआ, एक तरीके का आपने एडवांस टैक्स दे दिया है। कौन देता है? डिडक्टी पे कर रहा है। यहाँ पर जो बैंक है उसने तो काट लिया है और काट के सरकार को जमा कर दिया। फायदा किसका हुआ? उस बंदे का हुआ। ठीक है, फायदा क्या हुआ? इधर की चुरकी उधर जा रही है, तुम्हारा ही तो पैसा है, तुम्हारी सैलरी से काटा है, तुम्हें जमा कर दिया है, तो तुम्हारा ही घूम टहल के तुम्हारा ही रोल है भाई, फायदा कोई हुए नहीं है। ठीक है, तो टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है जिसे डिडक्टी द्वारा पे किया था एम्प्लॉय द्वारा। द ऑनर्स ऑफ द डिपॉजिटिंग द टीडीएस ऑन टाइम लाइज विद द डिडक्टर। जिम्मेदारी, ऑनर्स का मतलब जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, टीडीएस को जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? डिडक्टर की होगी भाई, बैंक की होगी। मैंने कहा ना, टीडीएस जमा करने की जिम्मेदारी जिसने पैसे डिडक्ट किए हैं उसकी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सैलरी अगर तुम्हें पूरी पूरी दे दे बैंक तो चिंता फ्री रहो, तुम्हें टीडीएस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बैंक की जिम्मेदारी है। फॉर द डिडक्टी, द डिडक्टेड टीडीएस इज क्लेम्ड एज टैक्स पेड। ठीक है, डिडक्टी के लिए क्या होता है? ये माना जाता है कि जो तुमने तुम्हारा टीडीएस कट करके वहाँ गया हुआ वो आपके लिए एडवांस टैक्स माना जाता है। डिडक्टी के लिए टैक्स पेड माना जाता है। एंड अ रिफंड कैन बी क्लेम्ड इफ द टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन द टीडीएस। और आप रिफंड भी मांग सकते हैं अगर आपकी लिमिट से कम है। जैसे समझिए, हर महीने बैंक ने क्या किया, 5,000 रुपये आपके काटे। ठीक है, तो 12 महीने उसने कुल मिलाकर के 60,000 रुपये काट लिए। जब आपने जीएसटी रिटर्न भरा तो पता चला कि मेरे कुल 45,000 रुपये की ही मेरी जो है वो बन रही है इनकम टैक्स का। तो 45,000 रुपये बन रहे हैं, हम जमा कितना कर चुके हैं? 60,000। तो मैं 15,000 रुपये इनकम टैक्स रिटर्न पा जाता हूँ ना। आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न पा जाते हैं। ये वही बात यहाँ पर सारी पूरी समझाई जा रही है। आप लोग प्रैक्टिकली देखते रहते हैं तो इसमें कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। बस ये है कि हाँ, टैन नंबर वगैरह चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जानी, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करता है, ठीक है, कोई कंपनी या कोई पर्सन अगर पेमेंट करता है तो उसको ये जिम्मेदारी होती है कि वो सोर्स पर ही टैक्स को डिडक्ट कर ले, जिस रेट पर सरकार ने कहा हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा हो और जिस लिमिट के बाद कहा हो, उसके बाद आपको टीडीएस काट लेना होता है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल की 7 लाख रुपए नहीं हो रही है, मान लो 5 लाख हो रही, तो वहाँ पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका साल भर में 7 लाख बनेगा ही नहीं। किसी एम्प्लॉय की सैलरी आपको पता है कि 12 महीने में 7 लाख से ऊपर होगी, अब आप टीडीएस काट करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अप्लाई टू सेवरल पेमेंट्स। अब टीडीएस कई जगहों पर लागू होता है, सैलरी में, इंटरेस्ट में, कमीशन में, ब्रोकरेज में, डिविडेंड में, प्रोफेशनल चार्जेज में, रॉयल्टी में, इन सभी जगहों पर लागू होता है। पर्सन या कंपनी जो टैक्स डिडक्ट करती है, जो टैक्स काटती है, उसे डिडक्टर कहा जाता है। और टैक्स कटने के बाद में, टीडीएस कटने के बाद जो पेमेंट जिस व्यक्ति को मिलती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में डिडक्टर की जिम्मेदारी, जिसने टैक्स काटा है, टीडीएस काटा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करे और सरकार के पास जमा करे। ठीक है, अब टीडीएस काटने के लिए आपके पास टैन नंबर होना कंपलसरी है। अगर जो है आप टीडीएस काट रहे हैं किसमें, सेक्शन 194 IA में कर रहे हैं तो बात अलग की है। अदरवाइज आपके पास टैन नंबर होना चाहिए, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर नहीं होगा तो आप जो है टीडीएस नहीं काट सकते। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मैं टीडीएस नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास टैन नंबर नहीं है। अगर मेरे पास टैन नंबर होता तो मैं काट लेता। ठीक है, क्लियर हो जाती बात? टैन नंबर होना जरूरी है। टीडीएस जो कटता है वो एम्प्लॉयर जिसने काटा है उसके टैन पर दिखाई देता है, और जिसको पेमेंट कटने के बाद मिला हुआ है पैसा एम्प्लॉय है उसके पैन पर दिखता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जिसने काटा है उसका टैन जरूरी है, क्योंकि बिना टैन के वो काट नहीं सकता, इसलिए उसके टैन पर दिखेगा, और बिना पैन के आप इनकम टैक्स नहीं भर सकते, इसलिए आपके पैन पर दिखेगा। ठीक है, टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है जिसको डिडक्टी द्वारा पे कर दिया जाता है। डिडक्टी मतलब जिसको कट करके पैसा मिलता है एम्प्लॉय, उसको, उसके लिए एक तरीके का एडवांस टैक्स का काम करता है। ठीक है, टीडीएस को समय से फाइल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है डिडक्टर की। ठीक है, किसकी होती है? डिडक्टर की। और डिडक्टी के लिए एक तरीके का एडवांस टैक्स का काम करता है। अगर आपका टैक्स की लायबिलिटी कम है तो आप चाहें तो जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और पैसा वापस भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीसीएस की, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करेंगे। आज अभी थोड़ा रिसेंटली कुछ चेंजेज आए हुए हैं, इसलिए टीसीएस पर बात करना जरूरी है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का क्या मतलब होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिप्रेजेंट द टैक्स कलेक्टेड बाई अ बायर फ्रॉम, बाई अ सेलर फ्रॉम द
बायर एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि यहाँ एम्प्लॉई और वो कंपनी या व्यक्ति वाला काम नहीं चल रहा है, यहाँ बायर और सेलर की बात हो रही। कोई चीज़ बेची जा रही, कोई चीज़ खरीदी जा रही है, उस केस में टीसीएस का रोल आता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का रोल आता है। तो क्लियर हो जाइए टीडीएस और टीसीएस में फ़र्क क्या है सर। टीडीएस आपका कोई इनकम होती है उस पर काटा जाता है, जैसे आपका कमीशन हो गया, आपका जो है इंटरेस्ट हो गया, आपका सैलरी हो गई, आपका ब्रोकरेज वगैरह हो गया, इस पर काटा जाता है। और टीसीएस कब काटा जाता है, जब कोई चीज़ बेची जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कार बेची जा रही है, यहाँ टीसीएस लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। आपको सैलरी मिल रही है, क्या इस पर टीसीएस लगेगा? नहीं सर, कुछ खरीदा बेचा थोड़ी जा रहा है, खरीदा बेचा नहीं जा रहा है तो टीसीएस नहीं लगेगा। क्लियर हो जाती बात, एकदम क्लियर हो गया ना। आपकी सैलरी पर टीसीएस लगेगा? नहीं लगेगा भाई, मैं कोई चीज़ खरीद बेच थोड़ी ना रहा हूँ, जब मैं खरीदूंगा बेचूंगा तब टीसीएस लगेगा, ठीक है। टीसीएस बहुत नॉमिनल होता है, इसलिए जब आप कोई छोटी मोटी चीज़ फ्रिज व्रिज खरीदेंगे तो वहाँ नहीं जनाई देता, लेकिन जब आप गाड़ी खरीदेंगे 12 लाख 14 लाख का सामान खरीदेंगे वहाँ टीसीएस नज़र आ जाता है। या फिर आप कंप्यूटर वगैरह 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे, वहाँ पर टीसीएस नज़र आ जाता है। उसकी भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है कि टीसीएस जो है एक तरीके का टैक्स कलेक्टेड, देखो यहाँ कह रहा है टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स, वहाँ टैक्स डिडक्ट हो रहा था, टैक्स काटा जा रहा था, यहाँ कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सोर्स पर ही कलेक्ट किया जाएगा। इसमें टैक्स जो है कलेक्ट किया जा रहा है बाई सेलर, किससे? बायर से, खरीदार से। सेलर जो है अपने पास टैक्स कलेक्ट करता है जब भी वो सेल करता है। सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाइज द कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड द परसेंटेज ऑफ टीसीएस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 206C बताता है कि किन मतलब जो है कितना परसेंट और किन सामानों पर टीसीएस काटा जाना, मतलब टीसीएस लगेगा, टैक्स कलेक्शन करना है, किन पर नहीं करना, ये सारी बातें सेक्शन 206 बताता है इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि लिकर पर जो है 1% का टीसीएस लगता है, और तेंदू लीव जो है बीड़ी बनाने की जो पत्तियां होती हैं, तेंदू लीव कहते हैं, उस पर 5% का टीसीएस लगता है, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। सभी प्रोडक्टों पर नहीं लगता है, इसीलिए जब आप पता चलता है कि आप जो है चीनी खरीदने गए तो वहाँ पर टीसीएस नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि सारे प्रोडक्टों पर ये लागू भी नहीं होता है, ओके। देखो अब लिकर पर लागू हो रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं, 1% 5% ये मुद्दा नहीं है, समझने की बात है कि लिकर वगैरह पर और तेंदू लीव वगैरह इन सब चीज़ों पर आपको टीसीएस पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सेक्शन, मतलब ये जो 206C की बात की थी, द सेक्शन एग्जीम सर्टेन बायर्स फ्रॉम द स्कोप ऑफ टीसीएस। अब ये सेक्शन कुछ बायर्स को एग्जीम भी करता है, कुछ लोगों को टीसीएस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर की कंपनी अगर कोई परचेजिंग कर रही है तो उसको टीसीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई परचेजिंग कर रही है तो उस केस में उसे टीसीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसीज वगैरह हैं, इनको टीसीएस पे करने से आज़ादी दे रखी हुई होती है, ठीक है। इफ़ टैक्स कलेक्टर who is responsible for the collecting the tax does not collect the tax or after collecting does not pay it to the government before or on the due date, he is liable to pay interest of 1% per month, ठीक है। तो देखो टैक्स कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स कलेक्ट करे। अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता या टैक्स कलेक्ट कर लेता है, आपसे ले लेता है, लेकिन उसको सरकार के खाते में समय ड्यू डेट पर नहीं जमा करता, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक नहीं जमा करता, तो उसके ऊपर पेनाल्टी के तौर पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट उसके ऊपर लागू हो जाता है, ठीक है। एवरी टैक्स कलेक्टर हैज टू सबमिट क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न, जिसे फॉर्म 27EQ। देखो टीडीएस का भी ध्यान रखिएगा, टीडीएस में भी क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल होता है, क्वार्टरली ही होगा, और टीसीएस में भी क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल होता है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है, जमा हर महीने करते हैं लेकिन रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं। जैसे टीडीएस आपकी सैलरी में हर महीने पीएनबी ने काट करके पैसे जमा कर दिए, जमा हर महीने हो रहा है आपका टीडीएस, लेकिन आईटीआर फाइल सिर्फ साल में एक बार होता है, ठीक है। उसी तरीके से हर महीने टीडीएस कटेगा, जो एम्प्लॉयर है, जो आपका पीएनबी है, वो हर महीने टीडीएस काटेगा और सरकार को जमा कर देगा। लेकिन टीडीएस का जो रिटर्न है, जो फॉर्म भरना है, जैसे आईटीआर का रिटर्न, वैसा रिटर्न भरने के लिए उसको क्वार्टर में एक ही बार ये झंझट मोल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लियर हो जाती बात। तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्टर है उसको क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि फॉर्म 27EQ। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि टीसीएस रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली है। टीडीएस रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली है, ओके। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर, पर्टिकुलर क्वार्टर में एक बार आपको टीसीएस रिटर्न फाइल कर देना होता है। टैक्स कलेक्टर हैज टू प्रोवाइड अ टीसीएस सर्टिफिकेट। अब ध्यान दीजिए, आपने अगर टीसीएस कलेक्ट किया है तो उस केस में आपको एक टीसीएस सर्टिफिकेट देना होगा बायर को, परचेजर को, परचेजर ऑफ द गुड्स को एक टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करके देना पड़ता है। कौन देगा? सेलर, जिसने सामान को बेचा हुआ है। और दिस सर्टिफिकेट इज इन द फॉर्म ऑफ 27D, उसे फॉर्म 27D का प्रारूप भर करके देना पड़ता है। अ न्यू सेक्शन
2061H was introduced in October 2020 for collecting TCS from the buyer of the goods who makes a payment यानी परचेज फॉर मोर देन 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। सरकार ने 2020 में एक नया चेंज किया, अक्टूबर 2020 में लेकर आए नया सेक्शन 206(1)H। इन्होंने कहा कि अगर पूरे साल में तुम 50 लाख से ज़्यादा की खरीदारी करते हो तो तुम्हें TCS देना पड़ेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। अगर मोर देन 50 लाख आप परचेजिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, खरीदारी के लिए 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं साल भर में, तो आपको TCS देना पड़ेगा। अब देखो बैंक वगैरह, अभी हमने कहा था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर में TCS नहीं लगता है, लेकिन बैंक पे लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि नियम हो गया ना कि अगर साल भर में 50 लाख से ज़्यादा की खरीदारी, अब बैंक में 50 लाख से कहीं ज़्यादा की खरीदारी हो ही जाती है। हम ATM खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो हमारा 50 लाख से कहीं ज़्यादा का पेमेंट होता रहता है। तो ऐसे में हमारे ऊपर यानी बैंक के ऊपर भी TCS घूम करके लागू हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ये नई क्राइटेरिया ला करके डाल दी है। क्लियर हो जाती है। तो अगर साल भर में 50 लाख से ज़्यादा की परचेजिंग कर रहे हो भैया, तो TCS पे करने के लिए तैयार रहो। इसके अलावा इन्होंने कहा 2021 में एक नया सेक्शन लेकर आए 206 CCA। इन्होंने कहा कि अगर कोई जो है लगातार इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल में नहीं भरता है, नॉन फिलर, यानी कि जिन्होंने जो है इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल से अगर नहीं भरा हुआ है किसी वजह से, तो उनके ऊपर जो TCS लगेगा वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा लगेगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ TCS उनके ऊपर लागू किया जाएगा। तो ये एक और नया चेंज होकर के आया हुआ है, ठीक है। फिर इसी में देख लीजिए TCS अंडर GST में TCS का क्या प्रोविज़न है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये 1 अक्टूबर 2018 से लागू है। ये बोलते हैं कि कोई भी डीलर या ट्रेडर अगर गुड्स को सेल कर रहा है ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो भी पेमेंट आपको मिलेगी उसमें 1% जो है हम टैक्स काट लेंगे। जैसे अगर जो है आपने 100 रुपये की फ्लिपकार्ट को पेमेंट की, तो 1% जो है सरकार काट लेगी। किसके तौर पर? आपका TCS के तौर पर। किसके तौर पर? TCS के तौर पर 1% काट लेगी। अब 99 रुपये ही उसको शॉपकीपर को मिलेंगे। तो वही बोल रहा है कि एनी डीलर या ट्रेडर सेलिंग गुड्स ऑनलाइन वुड गेट द पेमेंट फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट ऑफ टैक्स 1% अंडर IGST एक्ट, ठीक है। तो IGST 1% कटेगा, ठीक है, या जिसमें से 0.5 जो है CGST और 0.5 जो है SGST आपका रहेगा। क्लियर हो जाती है मेरी बात ना, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। फ्लिपकार्ट और अमेजन को कहा कि 1% TCS तुमको देना पड़ेगा, सरल सी बात यही हो रही है, ठीक है। द टैक्स वुड हैव टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये जो आपने 1% काटा हुआ है इसको जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट किया उसे जमा करना पड़ेगा। ऑल द डीलर्स ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST कंपल्सरली। ऑनलाइन सेल में इन्होंने कहा जितने भी जो है आपके डीलर्स और ट्रेडर हैं उनको GST में कंपल्सरली रजिस्टर करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है TCS के कुछ प्रोविज़न अंडर GST, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा फ्रेंड, देखिए हमने यहाँ पर बात की TCS में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में, कि जब भी कोई सेलर कोई सामान बायर को बेचता है तो वो टैक्स कलेक्ट कर लेता है, तो उसे ही TCS कहा जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो TCS बायर और सेलर के केस में ही होगा, और कमीशन मिल रहा है तो बायर और सेलर नहीं है ना। प्रोफेशनल चार्जेज मिल रहे हैं, बायर और सेलर नहीं, तो वहाँ नहीं लगता है। सैलरी मिल रही है उसमें बायर और सेलर नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 206C, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 206C बताता है कि किन गुड्स के ऊपर हम TCS लगाएंगे, किस परसेंटेज पर लगाएंगे, ये 206 बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है कि लिकर पर, एल्कोहलिक लिकर पर 1% है, तेंदू की पत्तियों पर, तेंदू लीव जिसे कहते हैं, ये आपका बीड़ी बनाने के काम आती है, बीड़ी जलेले जिगर से पिया वाली बीड़ी जो है वो 5% उस पर TCS लगता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ सर्टन बायर्स हैं जिनको एग्जिम्ड भी किया गया है कि आपको TCS पे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं करना है। जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एम्बेसीज वगैरह, इनको कहा गया है कि तुम्हें TCS नहीं देना है, तुम्हें माफ़ किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर टैक्स कलेक्टर मान लो नहीं जो है TCS कलेक्ट करता है, TCS नहीं लेता है, या फिर वो TCS लेता है लेकिन सरकार को नहीं जमा करता है, लेट कर जाता है, ड्यू डेट से ज़्यादा समय लेता है, तो उस केस में 1% का पेनाल्टी, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पर मंथ उसके ऊपर चार्ज किया जाता है लेट पेनाल्टी के तौर पर। उसके बाद में हर एक TCS कलेक्टर को चाहिए कि वो क्वार्टरली बेसिस पर TCS का रिटर्न फाइल करेगा, क्वार्टरली बेसिस पर। TDS भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है और TCS भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है, और इसके लिए फॉर्म है 27EQ, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो भी आपने TCS कलेक्ट किया उसको सारा जमा करने के लिए TCS क्वार्टरली फाइल किया जाता है, ठीक है। टैक्स कलेक्टर को जो है TCS सर्टिफिकेट देना होता है, जो सेलर है उसको एक TCS सर्टिफिकेट देना होगा, किसको?
बायर को, और इसके लिए कौन सा प्रोफार्मा है, फॉर्म 27D है। ठीक है, उसके बाद में जो है साल 2020 में, अक्टूबर 2020 में सरकार ने कहा कि हम नया सेक्शन ऐड करेंगे जो कि है सेक्शन 206(1)H। उसके हिसाब से अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर साल भर में 50 लाख से ज़्यादा की परचेजिंग करता है तो उसको जो है TCS पे करना पड़ेगा। इसीलिए बैंकों के ऊपर इसी गाइडलाइन की वजह से, पहले नहीं लगता था TCS, इसी गाइडलाइन की वजह से, क्योंकि साल भर में बैंक 50 लाख से ज़्यादा की परचेजिंग कर देते हैं। इसलिए अब आप देखते होंगे जब भी आप वहाँ SFF वगैरह मेंटेन करते होंगे PNB में, तो आप देखते होंगे वहाँ TCS का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट होती है, बहुत छोटी अमाउंट होती है, बट फिर भी आपको TCS पे करना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर पिछले 2 साल से लगातार उसने जो है, किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने अगर जो है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उसके ऊपर TCS जो है ज़्यादा लगेगा, हायर रेट पर लगेगा नॉर्मल रेट के मुकाबले। फिर हमने देखा कि TCS अंडर GST में तो ये 1 अक्टूबर 2018 से इफेक्टिव है। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन जितने भी ट्रेडर हैं अगर वो सेल करते हैं तो उनको 1% TCS देना पड़ेगा। ठीक है, 0.5% GST, CGST और 0.5% SGST के तौर पर उनको देना पड़ेगा, और ये सारा पैसा अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करना होगा। और जितने भी ऑनलाइन आपके डीलर ट्रेडर हैं उनको कंपलसरली GST में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। फिर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो है लास्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स पेयर। जो भी इनकम टैक्स पे करने वाले हैं वो कितनी कैटेगरी में आते हैं, तो इंडिविजुअल होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कंपनी होती है, ट्रस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात हो रही है, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स द टर्म पर्सन एज मेंशन्ड इन द सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 बताता है कि पर्सन में हम किसको किसको ले सकते हैं। तो पर्सन में हम इंडिविजुअल को ले सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, पार्टनरशिप फर्म को, कंपनी को, इन सबको हम पर्सन के तौर पर ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इंडिविजुअल में कौन आता है। एन इंडिविजुअल मीन्स एन अननेचुरल पर्सन बीइंग एंड आल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो इंडिविजुअल में आता है वो व्यक्ति जो नेचुरल ह्यूमन हो, जिसको भगवान ने बनाया है। ठीक है, और वो अनसाउंड माइंड का है तो भी चलेगा। अनसाउंड मतलब जिसका दिमाग खराब हो, उस व्यक्ति को भी हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, HUF को गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, HUF को गवर्न करते हैं हिंदू लॉ के तहत करते हैं। HUF कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन हिंदू फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई पार्टनर, जो HUF होता है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ऐसी हिंदू फैमिली जो बंटवारा नहीं हुआ है जहाँ पर, वहाँ अगर आप पैदा हो जाते हैं तो भी HUF अपने आप ही फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको गवर्न किया जाता है किसके तहत, हिंदू लॉ के तहत। लेकिन हिंदू लॉ के तहत गवर्न होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि जो जैन और सिख फैमिलीज होती हैं वो भी ट्रीटेड होती हैं HUF के अंडर में, इस एक्ट में, इवन दो दे आर नॉट गवर्न बाय द हिंदू लॉ। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो जैन और सिख फैमिलियाँ होती हैं उनको भी HUF में काउंट किया जाता है, भले ही वो हिंदू लॉ के तहत जो है गवर्न नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सिख और जैन धर्म का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हिंदू लॉ के तहत ये लोग नहीं आते हैं। ठीक है, फिर आती है बात कंपनी की। कंपनी में बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज आर इंक्लूडेड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे देश की कंपनी हो, दोनों को शामिल किया जाता है। एन इंडिविजुअल एंड कंपनी आर नॉट टैक्स एट द सेम रेट। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स जो होता है व्यक्ति के ऊपर और कंपनियों के ऊपर सेम रेट का नहीं लगता है। हमारे ऊपर जो लगता है उसके लिए हमारी टैक्स स्लैब बनी हुई है ना, कि 7 लाख रुपए तक का अगर है तो कुछ नहीं देना है, उसके ऊपर में 5 लाख से ऐसे जो गणित लगा दी जाती है वो करें हैं। ठीक है, इंडिविजुअल आर टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स स्लैब एट डिफरेंट रेट, है ना, टैक्स स्लैब के हिसाब से डिफरेंट रेट पर इंडिविजुअल के ऊपर लगाया जाता है। इनकम टैक्स पेड बाय द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज ऑन देयर इनकम इन इंडिया इज कारपोरेट इनकम टैक्स। ध्यान रखिएगा, कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कारपोरेट इनकम टैक्स होता है। उसका ये जो टैक्स स्लैब आपको बताया जाता है इससे कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल अलग रेट होता है। ठीक है, डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स आर अप्लीकेबल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनियों के लिए और फॉरेन कंपनी के लिए अलग अलग रेट होता है, दोनों उनके लिए भी सेम नहीं होता है, तो इंडिविजुअल के लिए भी अलग है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म या LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अंडर पार्टनरशिप लॉ अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है आपका, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर है तो पार्टनरशिप है, पार्टनर से अलावा उसकी अस्तित्व तो नहीं होता है। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज GST के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। ऐसे वो कानून की नज़रों में सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में, GST डिपार्टमेंट की नज़रों में वो एक लीगल एंटिटी मानी जाती है। ठीक है, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008।
जो आपकी देखो पार्टनरशिप है उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। और जो एलएलपी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो आपका एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत बनती है। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है और एलएलपी में डिफरेंस क्या होता है, तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बस इतना ही फर्क होता है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ अ लीगली सेपरेटेड एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। एलएलपी जो होती है वो अपने पार्टनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है, देखो इट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन एलएलपी लीगल एंटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। ऑल द फर्म्स यानी पार्टनरशिप फर्म एंड LLPs आर प्रेजेंटली टैक्स एट फ्लैट रेट ऑफ 30%। अभी करंट टाइम पे सीन है, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म है LLPs हैं, इन सब पर 30% का फ्लैट टैक्स लगा दिया जाता है, यानी कि कोई चेंज नहीं, 30% देना है जो कुछ भी तुम्हारी प्रॉफिट है, ठीक है। हमने यहाँ पर बात की क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स में, हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 बताता है कि पर्सन में हम किसको किसको मान सकते हैं। उसमें पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कोई नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया हो। इसमें अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को भी हम शामिल करते हैं, जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा दिमाग है तब तो ठीक ही है, खराब दिमाग है तो भी शामिल कर लेंगे, भाई तुम भी टैक्स पे करो, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है गवर्न की जाती है हिंदू लॉ के तहत, और इसको कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनाया जाता, लिखा पढ़ी से नहीं बनाया जाता, बल्कि हिंदू फैमिली में पैदा होने से ही एचयूएफ अपने आप क्रिएट हो जाती है। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसे कर्ता कहा जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। जैन और सिख फैमिलियों में भी एचयूएफ बनाया जा सकता है, भले ही वो हिंदू लॉ के तहत नहीं गवर्न होते, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आप उन्हें एचयूएफ मान सकते हैं। कंपनी में हमने देखा कि कंपनी में डोमेस्टिक कंपनियां भी हो सकती है, फॉरेन की कंपनियां भी हो सकती हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो, उनको अलग अलग जो है टैक्स रेट लगता है। इंडिविजुअल का अलग टैक्स है, टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, और जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कारपोरेट इनकम टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स लगेगा फ्रेंड? कारपोरेट इनकम टैक्स लगता है। डिफरेंट रेट के टैक्स अप्लाई किए जाते हैं, डोमेस्टिक कंपनियों पर अलग और फॉरेन कंपनियों पर अलग। तो इंडिविजुअल के लिए अलग टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो आप देखते रहते हैं, और जो नहीं देखते हैं वो वाला टैक्स कंपनियों के ऊपर, जिसे हम कारपोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी पर अलग रेट लगाएंगे, फॉरेन कंपनी पर अलग रेट लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी की। तो पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत होती है। इसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करना होता है। एलएलपी को हम रजिस्टर करते हैं किसके पास में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास रजिस्टर करते हैं। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ चैप्टर में, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके तहत जो पार्टनरशिप बनती है उसका कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होता। पार्टनर है तो पार्टनरशिप है, पार्टनर मरा पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। उसका कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के नज़रिए से और जीएसटी के नज़रिए से उसे लीगल एंटिटी मान करके इनकम टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको एलएलपी एक्ट 2008 को फॉलो करना पड़ता है, और ये एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। एलएलपी सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। इसको फर्क क्या होता है पार्टनरशिप और एलएलपी में? एलएलपी लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी, बस यही फर्क होता है। लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनर की पूरी लायबिलिटी नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है। जबकि पार्टनरशिप में पूरी जिम्मेदारी है, चाहे घर द्वार बिक जाए सब बेच करके तुमको पैसे चुकाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी फर्म है यानी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी हैं, इन पर अभी 30% का इनकम टैक्स जो है लगाया जा रहा है। फिर हमने बात की थी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्क क्या होता है? बीओआई जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, नेचुरल पर्सन, यहां सिर्फ आप नेचुरल पर्सन को ले सकते हैं। यहां पर आप नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन को भी ले सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? कंपनी आपकी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहेंगे तो उसमें नेचुरल पर्सन जिन्हें भगवान ने बनाया है, जिन्हें इंसान ने बनाया, दोनों को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों शामिल कर लेंगे। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो होगी उसमें सिर्फ जो है इंसानों यानी कि ह्यूमन को रखा जाता है, जिसमें हम नेचुरल पर्सन को ही रखते हैं, ठीक है। हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एओपी एंड बीओआई इज डीम्ड टू बी अ पर्सन। इन दोनों को पर्सन माना जाता है, वेदर आर नॉट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग इनकम प्रॉफिट आर गेन। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ठीक है, हर एक केस में इनको
पर्सन माना जाता है। पर्सन मान लिया गया मतलब लीगल एंटिटी हो गई, है ना, लीगल एंटिटी हो जाएगी, चाहे ये इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना इनकॉर्पोरेटेड हो। और ये बनाए मतलब इस्टेब्लिश या रजिस्टर क्यों करवाए जाते हैं, बनाए क्यों जाते हैं, इस्टेब्लिश क्यों किए जाते हैं, किसी न किसी तरीके का उद्देश्य रहता है आपका, चाहे इनकम कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, गेन कमाना है, इसके लिए AOP या BOI बनाई जाएगी। हम और आप क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। ट्रस्ट क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज आर अलाउड वेरियस बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अगर आपने कोई ट्रस्ट बनाई हुई है, ठीक है, और वो भी किस पर्पज के लिए, चैरिटेबल टास्क के लिए, यानी कि हम चैरिटी लेंगे। जैसे आपका इसमें राम जन्मभूमि में जो आपका वो ट्रस्ट बनी है, राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल करके ऐसे ट्रस्ट बनी हुई है, तो उनको एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ सिर्फ दान से ही काम है, ठीक है, वो हो गए। या कोई धार्मिक जो है पर्पस से अगर कोई ट्रस्ट बनाई जाती है तो उनको बहुत सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं, उनको TCS, TDS, GST, इनकम टैक्स, इनसे छूट मिल जाती है, और वो अंडर सेक्शन 11 होता है किसमें, इनकम टैक्स एक्ट के, ठीक है। क्लियर हो जाती है बात, इसको यहीं पर ही रिवाइज कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपके सिर्फ नेचुरल पर्सन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जरूरी है कि हम ये जानें कि AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, इन सभी को पर्सन यानी लीगल एंटिटी माना जाता है, चाहे ये इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, इस्टेब्लिश हो या ना हो। क्लियर हो जाती है बात। और इनको बनाने का उद्देश्य होता है हमारा किसी न किसी तरीके का बिजनेस चला करके प्रॉफिट करना, अर्न करना, इनकम गेन करना, प्रॉफिट करना, गेन करना, ठीक है। ट्रस्ट अगर आपने बनाई है, चैरिटेबल पर्पज से बनाई है या रिलीजियस यानी धार्मिक पर्पज से अगर आपने ट्रस्ट बना ली, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। बाबा रामदेव पर ये इल्ज़ाम लगा हुआ था, आपको ध्यान हो कि आपने तो सब चीज़ें ट्रस्ट बना करके रखी हुई हैं, ट्रस्ट पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, और आप चलाते हैं FMCG कंपनियां जिसमें आपका ये दंत कांति वगैरह जो मंजन वगैरह आते हैं बाबा रामदेव के, ठीक है, तो वो इसमें थोड़ा सा बवाल हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं लोकल अथॉरिटी। अब पता चले बाबा रामदेव हमारे ऊपर केस ना कर दें, तो भैया मैं सिर्फ जानकारी बढ़ाने के पर्पज से बता रहा हूँ, मेरा किसी की भावनाओं को, किसी की रेपुटेशन को मतलब छेड़ने का और परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी में कौन आता है, लोकल अथॉरिटी मीन्स द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत वगैरह, ठीक है, ग्राम सभा, पंचायत हो गई, म्यूनसिपालिटी, ये सारे आपके लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं, इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अब यहाँ पर जो है बोले आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जे अगर इसमें से रह गए, 6 की बात हमने की, इन्होंने कहा कि 6 तो कह दिया महाराज, अब मान लो इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन सब 6 कैटेगरी में नहीं आता, तो टैक्स कैसे वसूलोगे, बोले सर एक और कैटेगरी बना लेते हैं जिसको हम AJP बोलेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो वहाँ रह गए उनको यहाँ लपेट देंगे, वहाँ टैक्स लगा लेंगे, ठीक है। इफ़ एन SSC यानी टैक्स पेयर डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज दैट आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन में जितनी हमने बात की, पार्टनरशिप, कंपनी, इंडिविजुअल, है ना, LLP, अगर इनकी परिभाषा में नहीं आता है कोई टैक्स पेयर, तो इट इज रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो हम उसको AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मानेंगे और उसके ऊपर जो है टैक्स लगा देंगे, ठीक है। डीज एंटिटीज आर नॉट नेचुरल पर्सन बट सेपरेट एंटिटीज एज पर लॉ। ध्यान रखिएगा कि ये जो एंटिटीज होती हैं ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, नेचुरल पर्सन होगा तो सीधे सीधे वहाँ चला जाएगा, कहाँ, नेचुरल पर्सन में हमने एक कैटेगरी देखी ही है, ठीक है, बल्कि ये क्या होते हैं, सेपरेट जो है एंटिटीज होती हैं एज पर लॉ, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से ये सेपरेट एंटिटीज होती हैं। तो देखो हमने ये बातें कर ही ली थी, इसको रिवाइज कर लिया था, हमने देखा लोकल अथॉरिटी के बारे में, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपालिटी, पंचायत वगैरह हो गए, इन पर भी टैक्स लगता है। फिर हमने बताया कि आर्टिफिशियल जूनियर जुडिशियल पर्सन जो होता है, तो अगर जो पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 बताता है कि पर्सन किसे किसे मानेंगे, अगर उस 6 डेफिनेशन में से कोई नहीं रह जाता है तो आप एक और कैटेगरी बना लीजिए कि भैया जो है अगर इन सब में नहीं आते हो तो एक और कैटेगरी बनाएगी जिसे आर्टिफिशियल जो है जुडिशियल पर्सन कहा गया, और ये एंटिटी जो है नेचुरल पर्सन में नहीं आती बल्कि एक जो है लीगल एंटिटी एज पर, सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर लॉ ही होती हैं, इनका उद्देश्य केवल टैक्स पे करवा लेना ही होता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, एक और पार्ट कवर करेंगे इसका, ठीक है, इस चैप्टर का एक और पार्ट कवर करेंगे, उसका इनकम टैक्स आपका पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप है आपको पसंद आएगा।